रक्षाबंधन का त्यौहार पास आते ही मुझे सबसे ज़्यादा जमशेदपुर वाली बुआ जी की राखी के कुरियर का इंतजार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी, तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट, गेम्स, मेरे लिए कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए कोई ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था उन्होंने। पटना और रामगढ़ वाली दोनों बुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे। बस एक रोहतास वाली जया बुआ की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी। 5 राखियां कागज के टुकड़े में लपेटे हुए, रोली चावल और 50 का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नज़र अपनी बहनों की राखियों को और तोहफों को देख ले। पापा रोज की तरह आए और सोफे पर पसर गए। चारों दीदी की राखियां आ गई हैं। मम्मी ने पापा के लिए किचन से आवाज़ लगाई, जया का लिफाफा दिखाना जरा। पापा जया बुआ की राखी का सबसे ज़्यादा इंतजार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की राखी को बांधते थे। जया बुआ सारे बहन भाइयों में छोटी थी, पर एक वही थी जिसने कभी सुख नहीं देखा था। विवाह के तुरंत बाद देवर ने सारा व्यापार हड़प कर घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी कर बहुत थोड़ा कमाते थे। बेहद मुश्किल से बुआ घर चलाती थी। इकलौते बेटे श्याम को भी साधारण से स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ जी किसी तरह जिए रही थी। जया बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा सोचने लगे, गायत्री इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से जया के घर रोहतास जाएंगे। जया दीदी के घर। मम्मी तो पापा की बात पर एकदम चौंक गई। आपको पता है ना उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता खाना जया दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो कैसे मैनेज कर पाएंगी। पर पापा की खामोशी बता रही थी कि उन्होंने सब कुछ ठान लिया है और पापा के निश्चय को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली ट्रेन से हम लोग रोहतास पहुंच गए। बुआ घर के बाहर बने बरामदे में लगी नल के नीचे कपड़े धो रही थी। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंगहाली और रोज की चिंता से उन्हें उम्र दराज बना दिया था। एकदम पतली दुबली कमजोर काया, इतने कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिख रही थी। बुआ की शादी का फोटो एल्बम मैंने देखा था। बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद के 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ जी को कितना बदल दिया। पापा की आंखें एकदम डबडबा सी गई। हम सब नज़र पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या बोले। अपने बिखरे वालों को संभालते हुए, अस्त व्यस्त खड़े अपने घर को दुरुस्त करते हुए उन्होंने एकदम बोला, अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना होता था। हालात तो ये हो गए थे कि ज़्यादातर रिश्तेदारों ने उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। एक बस पापा ही थे जो अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद कुछ ना कुछ बुआ को दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर अपनी सहम सी गई बहन को गले लगाया। भैया भाभी मन्नू, तुम अचानक आज, सब ठीक तो है ना? बुआ ने कांपती आवाज़ में पूछा। आज बरसों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का, तो बस आ गए हम सब, पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा। भाभी आओ ना अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, जया बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा। जया तुम बैठो मेरे पास, गायत्री नाश्ता देख लेगी। हम लोग बुआ जी के लिए रास्ते से बहुत सारी मिठाइयाँ नमकीन ले आए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी। उधर बुआ कमरे में पुरानी फटी चादर बिछे खटिए पर अपने भैया के पास बैठी। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे का था। मम्मी अपनी ननद को लेकर मॉल चली गई बुआ जी के घर के लिए किराने का सामान लेने के लिए। शाम होते होते पूरे घर का हुलिया बदल गया। नए पर्दे, बिस्तर पर चादर, रंग बिरंगे डोरमेट, सारा परिवार नए कपड़ों में जच रहा था। न जाने कितने सालों बाद जया बुआ की रसोई का भंडार भरा हुआ था। धीरे धीरे आत्मविश्वास से लौटता हुआ दिख रहा था बुआ के चेहरे पर सच तो ये था कि उसे अभी भी कुछ सपन सा लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियाँ सजा ली, मिठाई का डब्बा रख लिया। जैसे ही पापा को तलक करने लगी, पापा ने रोकते हुए कहा, 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें पहुंचने वाली हैं। सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनकर बुआ, मम्मी, फूफा जी दौड़कर बाहर आए तो तीनों बुआओं का परिवार सामने था। जया बुआ का घर मेहमानों से भर गया। महाराजगंज वाली नीलम बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था कि चारों धाम की यात्रा पर चलते हैं। बस पापा ने तीनों बहनों को फ़ोन किया कि अब यात्रा का समय आ गया है। पापा की बात पर तीनों बुआ सहमत थी और इस बार सब लोग जया के घर पर जमा हो गई, थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उसकी सहायता करने के लिए। जया बुआ तो बस एकटक अपनी बहन और भाई को देखे जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज़ था। सारी बहनों से वो गले मिलती जा रही थी। सब ने पापा को राखी बांधी। फिर गप्पे करते करते न जाने कब रात हो चुकी थी। अभी भी जया बुआ ज़्यादा बोल नहीं रही थी। बीच बीच में अपने आंसू पोंछ लेती थी। बीच आंगन में सबने चादर बिछाकर लेट गए।
जया बुआ पापा से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उसे बरसों से इंतजार था। बात करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम ठंडा सा लगा तो पापा घबरा गए। सारे लोग जाग गए। जया बुआ हमेशा के लिए सो गई थी। पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे विदा हो चुकी थी। पता नहीं कितने दिनों से बीमार थी और आज तक किसी से कही भी नहीं। आज सबसे मिलने की आशा ही शायद उनके लिए जिंदा रखने की उम्मीद थी। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।